खासदार विरोधात असल्याचं पाहायला मिळालं। शुद्धि के आद्य दिन करेक्शन के आधार पर मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। आवश्यकता होगी तो करेक्शन और डिटेल में जाके कर सकते हैं। पक्ष में 251, विपक्ष में 185। बहुमत प्रस्ताव के पक्ष में। माननीय मंत्री जी अब विधेयक पूरा स्थापित करें। आइटम नंबर 7। मैं आपकी अनुमति से विधेयक को पूर्व स्थापित करता हूं। आइटम नंबर 8 माननीय गृह मंत्री जी। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2026 पर। तर लोकसभेचं कामकाज सध्या सुरू आहे। नारी वंदन विधेयकासाठी आज हे विशेष कामकाज, विशेष अधिवेशन यासाठी बोलावण्यात आलेलं आहे। आणि पुन्हा आपण जाऊयात आमच्या प्रतिनिधी ज्योत्स्ना गंगणे यांच्याकडे। ज्योत्स्ना, खरं तर आता विरोधकांकडून आणि आपण या संदर्भात अधिकचे अपडेट्स घेऊयात, अधिकची माहिती जाणून घेऊयात। जय महाराष्ट्राचे निवासी संपादक प्रसाद काथे सर सध्या आपल्यासोबत जोडले गेलेले आहेत। काथे सर, खरं तर आता विरोधकांकडून टीका केली जाते, भाजपकडून फसवणूक केली जाते, कारण एकाच वेळी 3 विधेयकं मांडली जातात आणि मतदारसंघाची पुनर्रचना 2011च्या जनगणनेनुसार केली जाणार आहे। मग वाढलेल्या लोकसंख्येचं काय नेमकं? खासदारांची संख्या वाढवली जाणार आहे, मात्र या वाढलेल्या लोकसंख्येचं काय? एक प्रकारे असमतोल पाहायला मिळत नाहीये का? भारतीय जनता पार्टीच्या केंद्रातल्या आघाडीच्या सरकारच्या माध्यमातून जी विधेयकं आणली जात आहेत त्याच्यामध्ये एक विधेयक हे निश्चित महिला आरक्षणाचं आहे, दुसरं विधेयक मतदारसंघ पुनर्रचनेचं आहे आणि यासोबत एक आणखी विधेयक तिथे आणलं जात आहे। या 3 विधेयकांच्या निमित्तानं क्रमशः सादरीकरणाच्या साठीची मतं नोंदवून घेतली जात आहेत। आता जो मुद्दा तुम्ही उपस्थित केलात त्यामध्ये विरोधकांनी घेतलेल्या आक्षेपाच्या संदर्भात आपण प्रश्न विचारलेला आहे। विरोधकांच्या या आक्षेपाच्या अनुषंगानं जी सरकारी उत्तरं आहेत ती निश्चित समोर येतील। वाढलेल्या लोकसंख्येचं काय आणि वाढलेल्या लोकसंख्येला न्याय मिळवून देण्यासाठी काय याची उत्तरं देण्यासाठी केंद्रातून गृहमंत्री सभागृहात आपली भूमिका मांडतील। पण या आधारे एक मुद्दा आणखी जो उपस्थित होतोय तो असा आहे की महिला आरक्षण लागू करायचं का नाही। महिला आरक्षण लागू करण्याच्यासाठी अर्जुनराम मेघवाल यांनी 2023 मध्ये जी चर्चा झाली आहे त्याच वेळेला अतिशय स्पष्टपणे राज्यसभेमध्ये सोनिया गांधी आणि इतर सर्व मान्यवर विरोधकांच्या उपस्थितीत ही घोषणा केलेली होती की जर समजा या सभागृहाला महिला आरक्षणाचं विधेयक लागू करायचं असेल तर त्यासाठी मतदारसंघ पुनर्रचना अत्यंत गरजेची आहे। त्यामुळे मतदारसंघ पुनर्रचना झाल्याशिवाय अपेक्षित ते प्रतिनिधित्व देता येणार नाही, म्हणून ती झाल्यावरच आपल्याला हे बिल आणता येईल, हे विधेयक आणता येईल असं अर्जुनराम मेघवाल यांनी तेव्हाच सांगितलेलं होतं आणि त्यावेळेला सगळेजण गप्प बसलेले होते। यातला एक पुढचा मुद्दा आणखी असा आहे की मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या माध्यमातून या गेल्या जवळपास 10 वर्षाच्या आसपास जी काही मतदारांच्या फेरबदलाची स्थलांतराची रचना झालेली आहे आणि त्यामुळे अनेक ठिकाणी मतदारांच्या संख्येत फरक झालाय। उदाहरणार्थ ग्रामीण भागातून शहरी भागामध्ये झालेलं स्थलांतर हे पाहता अनेक ठिकाणी शहरी भागात मतदारसंघ वाढलेले आहेत। आपल्याला आठवत असेल की ही संपूर्ण स्थिती भूतकाळामध्ये सुद्धा एकदा राबवली गेलेली होती आणि भूतकाळामध्ये सुद्धा अनेक मतदारसंघांची पुनर्रचना यापूर्वी झालेली आहे। अशा स्थितीमध्ये ज्या पद्धतीने स्थलांतरित मतदारांची संख्या फेरफार होऊन समोर येते त्याला न्याय देण्यासाठी मतदारसंघ पुनर्रचना गरजेची आहे, हा एक तर्क। आणि मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेला आधारभूत मानून महिला आरक्षणाचं विधेयक लागू करणं हा दुसरा प्रश्न आहे। दरम्यान या मुद्द्यावर आत्ताच्या घडीला के.सी. वेणुगोपाल आणि अमित शहा यांच्यात शब्दबाण चाललेले दिसत आहेत लोकसभेमध्ये। मला वाटतं की आपण एकदा ते ऐकायला हवं। हो, ऐकूयात आपण ते पुन्हा एकदा, नेमकं काय म्हटलंय। काथे सर, धन्यवाद या सगळ्या माहितीसाठी। तर आपण बघूयात लोकसभेत सध्या नेमकं काय चाललंय। डिबेट होना चाहिए।
माननीय अध्यक्ष जी, ये जो 3 बिल, एक संविधान संशोधन और 2 बिल सदन के सामने अभी प्रस्तुत किए हैं, उसमें से संविधान संशोधन करने के बाद महिला आरक्षण को लॉजिकल एंड ले जाने के लिए ये 2 कानून जरूरी है, इसलिए 2 कानून साथ में लाए गए। एक प्रकार से संविधान संशोधन होने के बाद जो जरूरियात उत्पन्न होती है, उसी में से ये 2 कानून लाने का सोचा गया है। जहां तक उनका सवाल है कि बिल पारित करने में मत का विभाजन अलग अलग होता है, तो अभी हम चर्चा एक साथ में करें, क्योंकि एक कुल मिलाकर एट लेंथ में देखें तो एक ही विषय पर चर्चा होना है। जब आप बिल पारित करोगे तो स्वाभाविक रूप से तीनों संविधान संशोधन में अलग डिवीजन होगा और बिलों की डिवीजन की जरूरत पड़ी तो भी वो अलग होगा। तो इसमें किसी भी प्रकार के औचित्य का भंग नहीं है और कई बार ऐसा हो चुका है, कई बार ऐसा हो चुका है। जैसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम में भी ये तीनों बिल एक साथ ही आए थे पर इसी सदन ने उनकी सहमति से पास किया, मगर आज सुबह वो विरोध करने का तय कर आए मीटिंग में, इसलिए हर चीज में विरोध ही किए जा रहे हैं। नहीं, मैंने उनको अलाउ थोड़ी किया है। नो, नहीं, आप उनकी वकालत मत करो। नो नो, शशि थरूर जी ने ज्ञान दे दिया वेणुगोपाल जी को, या तो वेणुगोपाल जी ज्ञान प्राप्त नहीं करते तो शशि थरूर जी को बोलने दिया इन्होंने, मैं क्या करूं? आपको बोलना है क्या? आप बोलो, ये राजा जी बोलो। Sir, there are 2 bills. One is constitutional bill. One is delimitation bill. It is a statutory bill, well within the domain and scope of the parliament. The constitutional bill has to go to the President of India, and this bill also, delimitation bill, has to go to the President assent. Sir, the delimitation bill, you have to see how the delimitation is going to happen. Consequentially, you have to amend the constitution. First of all, the first duty of the parliament is pass the delimitation bill. Get the assent. Okay. Then consequently, constitution has to be amended. Cannot be kept together. That is a procedure. Go through the rules. हाँ, मैं 66 पे दे रहा हूँ डायरेक्शन, 66 पे डायरेक्शन दे रहा हूँ। नो, 66 पे, चूंकि माननीय मंत्री महोदय ने इस नियम को शिथिल करने का प्रस्ताव रखा है, सभा द्वारा प्रस्ताव पारित करने के बाद सभा दोनों विधेयकों को एक साथ चर्चा कर सकती है। पूर्व में भी कई दृष्टांत हैं इसके, जो आप चाहेंगे तो सभी कार्यकाल के एक दृष्टांत को मैं सुना सकता हूं, लंबी सूची है। अभी फिलहाल में इस संविधान संशोधन 121 संशोधन और 2014 और नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन 2000 के अंदर भी, और उसके पहले संविधान का 58वां संशोधन 1987, ऐसे बहुत सारे जनप्रतिनिधि विधेयक 1987, सबके कार्यकाल में अलग अलग समय पर ये परंपरा रही है। और सदन परंपराओं से भी चलता है, प्रक्रियाओं से भी चलता है, और नियमों में छूट देने की, शीतलता देने का अधिकार सदन ने स्पीकर को दे रखा है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर इसमें नहीं है। प्रश्न ये है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। लॉबी खोल दी जाए। अब माननीय सदस्य, सदन की मैं मत लेना चाहता हूं कि इस पे कितने घंटा चर्चा चाहते हैं आप।
चलिए, जितने घंटे रात को अकेले बैठे रहोगे आप। हाँ, संसदीय कार्य मंत्री जी। अनुरोध है, क्योंकि सारा सदस्य इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आए हैं, तो आपने पहले ही कह दिया कि बोलने का पर्याप्त समय देंगे। हमारा सरकार की ओर से हम एक बात रखना चाहते हैं कि क्योंकि 2 दिन का चर्चा है, आज सुविधा अनुसार आज और कल मिला करके अभी फिलहाल हम 12 घंटे का हम चर्चा का टाइम तय करें, और 12 घंटे के बाद समय एक्सटेंड करने का हम अथॉरिटी हम स्पीकर को दे दे तो भी ठीक है, क्योंकि कल 4 बजे मतदान करने का भी निर्णय है। तो स्पीकर साहब को ऊपर छोड़ देते हैं आज कितना देर तक चर्चा करना है, कि सारा मेंबर देर रात तक बैठेंगे तो हम लोग तो सरकार तो सुनने के लिए, जवाब देने के लिए भी तैयार है। बैठिए। माननीय सदस्यगण, इन तीनों विधेयकों पर कल 4 बजे 17 तारीख को 4 बजे मतदान होगा। उसके पहले आज आपको लंबी चर्चा करनी पड़ेगी और 15-18 घंटे, जितना घंटा चाहेंगे आपको चर्चा का पर्याप्त अवसर देंगे। कमी नहीं रहेगी समय के पास, सबको समय देंगे। अभी तक माननीय सदस्य 3 घंटे में भी आप एक पार्टी के सदस्य हो और आपका समय 1 मिनट बैठता है। हर व्यक्ति ने हर विधेयक पर 6-6, 7-7 घंटे बोले हैं। ऐसा नहीं बोल सकते आप। कौन से विधेयक पर? हर विधेयक पे मैंने सबको पर्याप्त समय दिया है सदन के अंदर, हर विधेयक पर। 370 जब पारित हुआ था विधेयक का, जब गृह मंत्री जी ने आग्रह किया कि जितना समय देना दें, इस विधेयक पर भी सरकार और आपका मत भी यही है कि जितना देर चर्चा करना चाहें करें। ये महत्वपूर्ण विधेयक है, विधेयक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, इसलिए व्यापक डिटेल चर्चा होनी चाहिए और इस पर 4 बजे मतदान होगा ताकि सबको जानकारी रहे। श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज आपके माध्यम से इस महान सदन के समक्ष बोलते हुए मुझे गर्व, हर्ष और रोमांच की अनुभूति हो रही है। आज का दिन संसदीय इतिहास के पृष्ठों पर स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। इसी गरिमा में सदन ने सितंबर 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को पास कर हमारी मातृशक्ति के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की थी और आज उस ऐतिहासिक निर्णय को लागू करने का समय आ गया। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष महोदय, इतिहास में कुछ अवसर ऐसे आते हैं जो इतना प्रभाव छोड़ जाते हैं कि सदियों तक उनको याद किया जाता है और आज का दिन ऐसा ही पावन दिवस है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष जी, हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान के आर्टिकल 368/2 माननीय सदस्य प्लीज, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, मैं आग्रह करता हूं कि अगर आप इस तरीके से उठेंगे तो मैं नामजद तरीके से बोलना पड़ेगा मुझे। प्लीज बैठिए, प्लीज माननीय सदस्य बैठिए। माननीय मंत्री जी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन बोल रहे हैं, चलिए बैठिए। विशाल दा पाटिल, क्या तरीका, कई बार समझा दिया आपको। अगर आप व्यवस्था का पालन नहीं करेंगे तो आपको बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। माननीय अर्जुन मेघवाल जी। अध्यक्ष महोदय, जैसे आपने पहले कहा, मैंने शुरू कर दिया था, लेकिन
जो आइटम आपने 10 नंबर रूल 66 में रिलैक्सेशन दिया, इसलिए मैं आपसे ये भी अनुरोध करता हूं कि जो अपना आइटम 11, 12 और 13 इन सब पे विचार करने के लिए एक साथ आप विचार करने की अनुमति हमें प्रदान करें। अध्यक्ष महोदय, मैं ये कह रहा था कि हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान के आर्टिकल 368/2 के माध्यम से संविधान को ये शक्ति प्रदान की है जिसके माध्यम से हम आवश्यकता अनुसार संशोधन कर लोक हित के निर्णय लागू कर सकते हैं। ये संसद को ही शक्ति दी है संविधान ने आर्टिकल 368 के तहत। इस पवित्र उद्देश्य से नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने के लिए ये तीनों बिल आज इस महान सदन के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए संविधान सभा में बहस हुई। श्रीमती हंसा मेहता, श्रीमती रेणुका रे, श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी, श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन जैसी महिला सदस्यों ने महिला प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर संविधान सभा के समक्ष भी उठाया था। इसका मतलब मुद्दा 1949 से भी चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान की प्रस्तावना में एक जस्टिस शब्द का उल्लेख हुआ है। जस्टिस की अपन बात को जोर देकर के भी संविधान सभा के निर्माताओं ने कहा है। जस्टिस भी 3 प्रकार का उन्होंने कहा है: सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। सर्वप्रथम यदि हम सामाजिक न्याय की बात करें तो ऐसा नहीं है कि इस दिशा में कदम नहीं उठाए गए। जो भी सरकारें रही उस पर चिंतन हुआ, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद मातृशक्ति के सामाजिक न्याय के लिए अनेक योजनाएं संचालित की गई। वह उनकी स्पीड और स्केल को बढ़ाया गया। मोदी जी जब महिलाओं के लिए शौचालय बनाते हैं तो महिलाओं के सम्मान में वृद्धि होती है, उससे इज्जत घर का नाम दिया जाता है। पीएम आवास के माध्यम से जब 69% मालिका हक मातृशक्ति को दिया जाता है तो वो सुरक्षित महसूस करती है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से जब गैस चूल्हा मिलता है तो स्वास्थ्य में सुधार होता है। धुएं भरी रसोई से लेकर गरिमापूर्ण जीवन तक यही हमारा सामाजिक न्याय, जिसकी कल्पना कभी बाबा साहब B.R. अम्बेडकर साहब ने की थी कि हमें नागरिकों को, समस्त नागरिकों को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय देना होगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के माध्यम से जब गर्भवती महिलाओं को पोषण मिलता है तो आने वाला भविष्य भी संवरता है। मैटरनिटी अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया जाता है तो पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति का समय मिलता है। सशस्त्र सेनाओं में महिलाओं को जब स्थायी कमीशन प्रदान करने से राष्ट्र सेवा में डिफेंस फोर्सेज का अभिन्न हिस्सा बनती है तो महिलाएं सशक्त होने का एहसास महसूस करती है। इसी प्रकार हम आर्थिक न्याय की बात करें, मैंने अभी तक सामाजिक न्याय की बात करी, अब मैं आर्थिक न्याय की बात करता हूं। अगर आर्थिक न्याय की बात करें तो योजनाएं पहले भी बनी, लेकिन जब मोदी जी आते हैं 2014 में तो इन योजनाओं के क्रियान्वयन में और परिणाम में विजिबल चेंज नजर आता है। महिलाओं के लिए जनधन खाते, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, लखपति दीदी, मुद्रा योजना में तो 60% से ज्यादा महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त और समर्थ बन रही है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप और स्टार्टअप के संचालन में स्वयं निर्णय प्रक्रिया में भागीदार बनकर आर्थिक योजना में सहभागिता दे रही है। अध्यक्ष महोदय, ये सब क्यों संभव हो पाया? ये ऐसे ही नहीं हुआ। ये उस दृढ़ इच्छा शक्ति और पवित्र भावना का परिणाम है जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मातृशक्ति के लिए रखते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास नियत भी है, नीति भी हो और मोदी जी जैसे सशक्त नेता भी हैं। अध्यक्ष महोदय, यदि हम राजनीतिक न्याय की बात करें, अभी मैंने सामाजिक न्याय की बात करी, आर्थिक न्याय की बात करी और राजनीतिक न्याय की बात, ये संविधान का जो हमारा प्रियम्बल है उसी में उल्लेखित है। अध्यक्ष जी, पहला शब्द ही न्याय है। तो हम राजनीतिक न्याय की बात करें तो सर्वप्रथम हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने महिलाओं को राइट टू वोट का अधिकार दिया। ये राजनीतिक न्याय है सर, जिसे उन्होंने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहा। महिलाओं को राजनीतिक रूप से सक्रिय भागीदारी की और बड़ा कदम बढ़ाया। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को लेकर ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस जो 1927 में, ये 100 साल का संघर्ष है सर, 1927 में पुणे में आयोजित हुई थी। 1931 तक सभी को वैक्स मताधिकार की मांग की गई थी, जिसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा भारत के संविधान में साकार रूप दिया गया।
राइट टू वोट महिलाओं को। बाबा साहब का कहना था, आई कोट, आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ ए कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ ए प्रोग्रेस विच वुमेन हैव अचीव्ड। अर्थात मैं किसी समाज की प्रगति को महिलाओं की प्रगति से मापता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, यहां एक विषय और उल्लेखनीय है कि जहां भारत में बाबा साहब ने आजादी के तुरंत बाद महिलाओं को समान मताधिकार उपलब्ध कराया, वहां दुनिया में, जो विकसित कही जाने वाली दुनिया में, लंबे समय तक महिलाओं को संघर्ष करना पड़ा। मैं इंग्लैंड का उदाहरण देता हूं, यूके का उदाहरण देता हूं अध्यक्ष जी, यूएस का। यूएस 1776 में आजाद हुआ, लेकिन महिलाओं को मताधिकार मिलने में कितने साल लगे? 144 वर्ष। और यूनाइटेड किंगडम, इसमें तो 1918 में महिलाओं को मताधिकार दिया, लेकिन लिमिटेड कर दिया कि जो महिलाएं 30 साल से उम्र के अधिक हो या जिनका पति प्रॉपर्टी से संबंधित क्वालिफिकेशन रखता हो, उसको दिया। और उसके 10 साल बाद 1928 में द इक्वल फ्रेंचाइज एक्ट के माध्यम से 21 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को समान मताधिकार मिला। राइट टू रिप्रेजेंटेशन बाबा साहब का मूल वाक्य हुआ करता था। आज हमारे यशस्वी, तपस्वी, कर्मयोगी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसी दिशा में सोच रहे हैं। इसी कारण मातृशक्ति को नीति निर्माण में भागीदार बनाने के लिए महत्वपूर्ण बिल पेश हुए हैं। ये बिल महिलाओं के समान भागीदारी के पॉलिटिकल जस्टिस को पूरा करेगा। सर, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय की बात प्रस्तावना में तो खूब कही गई है, लेकिन लोगों ने उसको लागू करने का प्रयास नहीं किया। अगर लागू करने का प्रयास किया तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने करने का प्रयास किया। अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपकी अनुमति से बिल के प्रावधानों के विषय में सदन को थोड़ा अवगत कराना चाहता हूं। जब आजादी के 75 वर्ष के बाद अमृतकाल के युग में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन में पहले बिल के रूप में 18 से 21 सितंबर 2023 को विशेष सत्र के माध्यम से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करवाकर लोकसभा व विधानसभा में महिलाओं के 33% प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करके लोकतंत्र को पुष्पित व पल्लवित करने का अभिनव कार्य किया है। आज उसी श्रृंखला में हम ये अमेंडमेंट बिल लेकर के आए हैं। इसी संसद में 17वीं लोकसभा के दौरान 18 से 21 सितंबर 2023 को आयोजित विशेष सत्र में पारित की गई द कॉन्स्टिट्यूशन 106 अमेंडमेंट एक्ट, जिसको हम नारी शक्ति वंदन कहते हैं, और जिसको 28 सितंबर को राष्ट्रपति जी ने अनुमोदित किया। इसके माध्यम से संविधान के आर्टिकल 330 ए, 332 ए, 334 ए को इंसर्ट किया गया था तथा आर्टिकल 239 AA में अमेंडमेंट किया गया था, ताकि लोकसभा व राज्य विधानसभाओं तथा एनसीटी दिल्ली की असेंबली में भी लगभग 1/3 सीटें नारी शक्ति के लिए आरक्षित की जा सके। इस संबंध में सदन में चर्चा के दौरान विपक्ष व अन्य दलों के नेताओं ने अनुरोध किया था कि इस वुमेन रिजर्वेशन बिल का क्रियान्वयन जल्दी से जल्दी किया जाए। हालांकि जो प्रोविजन 2023 के संविधान संशोधन में किए गए थे, उसके अनुसार ये महिला आरक्षण तभी ऑपरेटिव होना प्रस्तावित था जब इस एक्ट के लागू होने के बाद पहली रिलेवेंट सेंसस 2026 की जनगणना के आधार पर डिलिमिटेशन एक्सरसाइज को पूरा किया जाए। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो महिलाओं के लिए आरक्षण तब तक लागू नहीं किया जा सकता था जब तक 2026 के बाद प्रकाशित होने वाली सेंसस फिगर के आधार पर डिलिमिटेशन एक्सरसाइज नहीं की जाती। अगली सेंसस और उसके बाद की डिलिमिटेशन प्रक्रिया में अभी पर्याप्त समय लगेगा, जिससे वुमेन की इफेक्टिव पार्टिसिपेशन में डिले होगा। इसलिए अध्यक्ष जी, आज जो हम ये अमेंडमेंट लेकर के आ रहे हैं, उनका मूल उद्देश्य लोकसभा, राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें जो आरक्षित करने संबंधी प्रावधानों को लागू करने के उद्देश्य से हैं। इसके लिए संविधान के आर्टिकल 55, आर्टिकल 81, 82, 172, 330, 332 और 33A में संशोधन का प्रस्ताव है, जो बिल में साफ साफ उल्लेखित है। द कॉन्स्टिट्यूशन 106 अमेंडमेंट एक्ट 2023 लोकसभा तथा विधानसभा महिलाओं के लिए लगभग 1 सीटों का रिजर्वेशन, जिसमें SC/ST भी शामिल हैं, प्रदान किया गया है। ये उल्लेखनीय है कि सरकार का उद्देश्य महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का वर्तमान में उपलब्ध सीटों के अतिरिक्त इन एडिशन टू और ओवर एंड अबव रखना है, न कि वर्तमान अलोकेशन ऑफ सीट को प्रभावित करना। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि महिला सीटों हेतु किया जा रहा आरक्षण हॉरिजेंटल यानी कुल सीटों में से 33% होने के साथ साथ वर्टिकल भी है, अर्थात SC और ST के लिए रिजर्व सीटों में भी 33% सीटें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करेगा।
पूरे देश में एक समान और न्याय संगत तरीके से महिलाओं के लिए 1/3 सीटों के रिजर्वेशन को प्रभावी बनाने के लिए ये आवश्यक होगा कि लोकसभा में वर्तमान सीटों के अतिरिक्त कुल सीटों की संख्या में समान रूप से 50% की वृद्धि की जाए। लोकसभा की वर्तमान सीटों में 50% की वृद्धि की जाती है तो सदन की नई स्ट्रेंथ 815 सदस्यों की होगी। इसमें से 272 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी, जो कुल 815 सीटों का 1/3 है। तो ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है और इसमें सबको कोई नुकसान नहीं हो रहा है, किसी भी पुरुष वर्ग को भी नुकसान नहीं हो रहा है और किसी राज्य को कोई नुकसान नहीं हो रहा। जो ताकत इस राज्य की है उतनी ही ताकत आने वाले समय में रहेगी। वर्ष 2011 की सेंसस के जनसंख्या के आंकड़ों के संबंध में यही उपलब्ध नवीनतम सेंसस फिगर है और वर्ष 25 में अधिसूचित वर्तमान जनगणना प्रक्रिया के परिणाम किसी भी स्थिति में 2027 के उत्तरार्ध या 28 के प्रारंभ से पहले उपलब्ध नहीं होंगे। 2011 की जनगणना का उपयोग रीएडजस्टमेंट या डिवीजन ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी तथा SC/ST के लिए सीटों के अलोकेशन के लिए किया जाएगा। ये हमने हमारा जो उद्देश्य है बिल का उसमें भी लिखा है। आज इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं देश के पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन, करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत भारत रत्न डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब को भी याद करना चाहूंगा। जब 3 अक्टूबर 2005 को कलकत्ता, मद्रास और मुंबई विश्वविद्यालय के कंबाइंड इनॉग्रल एड्रेस के दौरान जब मुंबई यूनिवर्सिटी के एक छात्रा ने APJ अब्दुल कलाम साहब को पूछा, इंडियन पॉलिटिक्स में महिलाओं की भागीदारी को लेकर के एक सवाल किया। अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति हो तो वो सवाल मैं पढ़ जाता हूं। एक महिला ने, लड़की ने पूछा, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ वुमन इन इंडियन पॉलिटिक्स व्हेन ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज आर अपोजिंग द वुमेन्स बिल। ये सवाल पूछा। APJ अब्दुल कलाम साहब ने क्या जवाब दिया? डेफिनेटली द रिजर्वेशन ऑफ 33% short will come. It is only a matter of time. Success generally does not come